नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपए में कंप्लीट कोर्स है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का, ठीक है। और आइए, आज रामबाण सीरीज शुरू हो रही है। पूरा टॉपिक वाइज पेपर 1 कंप्लीट कोर्स टॉपिक वाइज सब कुछ आपका रामबाण सीरीज है और इसमें आप लोग का मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वह भाग हम शुरू करते हैं। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि क्यों है यह मध्य प्रदेश जो है देश के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एक बहुत बड़ा टॉपिक आप ये जान लें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इस देश को मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश नाम आपका किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसकी भौगोलिक सीमा जो है 21°6 से 26°30 उत्तरी अक्षांश, 21°6 से 26°30 उत्तरी अक्षांश और 21°6 से उत्तरी अक्षांश से 26°30 उत्तरी अक्षांश तक तथा 24° पूर्वी देशांतर से 82° पूर्वी देशांतर के बीच में है। 21, 26 और 74, 82, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.38%। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 9.38% है पूरे देश के क्षेत्रफल का। और पूरा क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान। और राजस्थान के बाद किसका नंबर आता है, तो मध्य प्रदेश का आता है। और मध्य प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है, तो महाराष्ट्र का आता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य है। तो दूसरा स्थान किसका है, तो वह मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से टच करती है। 5 राज्यों से टच करती है, किसे किसे, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से, इनसे टच करती है मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है। मतलब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है मैप है ऐसे ही वर्गाकार है, ठीक है, ऐसे ही आयताकार है। तो पूर्व से पश्चिम देखिए, पूर्व से पश्चिम जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वह है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो क्षेत्रफल है वो 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक जो टच करती है वो उत्तर प्रदेश से टच करती है और सबसे कम जो सीमा टच करती है मध्य प्रदेश की वो गुजरात से टच करती है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और देखिए कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई अगर कहीं किस प्रदेश में है तो वह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। यह रेखा मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दामोह, कटनी, जबलपुर, शहडोल, राजगढ़, उमरिया से होकर गुजरती है और कुल 14 जिलों को टच करती है। देखिए मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है ना वह 14 जिलों को टच करती है। मध्य प्रदेश की 12 जिलों की सीमा देखिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 12 जिलों की सीमा। मतलब मध्य प्रदेश के 12 जिले उत्तर प्रदेश से टच करते हैं और जितने भी प्रदेश हैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर शेयर करने वाले उसमें यूपी की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से टच करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 12 जिले उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। वह 12 जिले के नाम मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली मुख्य है, ठीक है। देखिए 12 जिले यूपी से टच करते हैं। 10 जिले जो हैं वह आपके राजस्थान से टच करते हैं, 10 जिले, ठीक है, 10 जिले राजस्थान से। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान से टच करती है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, आगरा, मालवा। और मध्य प्रदेश से 9 जिले जो है महाराष्ट्र से टच करते हैं। 12 जिले यूपी से, 10 जिले राजस्थान से, ठीक है, और 9 जिले किससे, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से 9 जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जिले की संख्या आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ से कितने जिलों की सीमा लगती है, 6 जिलों की।
सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, राजौरी, बालाघाट। ठीक है, और 2 जिलों की सीमा किससे टच करती है? गुजरात से टच करती है। अब आपको पता तो चल चुका होगा, 12 जिले की सीमा, यूपी से 10 जिले की सीमा, राजस्थान से 9 जिले की सीमा, महाराष्ट्र से 6 जिले की सीमा, छत्तीसगढ़ से, और 2 जिले की सीमा गुजरात से। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है, तो देखिए ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत था। मध्य प्रदेश का नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस था, या मध्य प्रांत या बरार प्रांत था। 1947 में मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था। देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, तो मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। तो देखिए मध्य प्रदेश, इसे पार्ट ए का दर्जा प्राप्त था। एक प्रदेश था मध्य प्रदेश ही 4 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो एक प्रदेश था मध्य प्रदेश, यह पार्ट ए का दर्जा प्राप्त था। इसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो नागपुर थी, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मध्य प्रदेश का दूसरा भाग था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा प्राप्त था, और इसे उत्तर में स्थित 38 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, और विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वह रीवा थी, और मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। अब देखिए मध्य भारत को पार्ट बी स्टेट का दर्जा प्राप्त था, और यह 26 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, और फिर एक और प्रदेश था मध्य प्रदेश में, भोपाल को पार्ट सी का स्टेट का दर्जा प्राप्त था, उसकी राजधानी क्या थी? भोपाल थी। तो यह 1947 में क्या था? 1947 में मध्य प्रदेश जो था वो 4 प्रदेशों में मिलकर 4 प्रदेशों में बटा हुआ था। बाद में इन्हीं सबका पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, जिसमें के.एम. पडिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, इसकी सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 किया गया था, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है, जिसमें मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को शामिल किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को इसमें शामिल किया जाएगा। मंदसौर जिले की सीमा भानुपुर तहसील की सुनपट, यह आपका ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान देना चाहें तो ध्यान दे सकते हैं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। इसी वर्ष सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले भी बनाए गए। मतलब कब कब नया नया जिला बना, इस पर है। तो देखिए इसी प्रकार 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई थी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों को लेकर 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। देखिए मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, और एक नया प्रदेश बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, देश का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो कितना जिला लेकर अलग हुआ था? 16 जिले। ठीक है, आगे देखिएगा 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, अशोकनगर, गुना, बुरहानपुर, खंडवा और अनूपपुर से, शहडोल से। ठीक है, 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, अलीराजपुर, झाबुआ से और सिंगरौली, सीधी से बनाए गए थे। ठीक है, ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कब कितना जिला बना। अब हम देखेंगे, देखिए अब जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय था वह मैंने बता दिया, इतना बहुत है, काफी है। मध्य प्रदेश की नदियां देखिए, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां थी, कौन कौन सी नदियां हैं, नदियां जो हैं किस जिले के किनारे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन यहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियां कम हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, लेकिन वर्ष भर बहने वाली नदियां कम है, क्योंकि जानते हैं मध्य प्रदेश थोड़ा पठारी भाग है। ठीक है, पठारी भाग है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ वर्ष भर पानी नहीं रहता है यहाँ की नदियों में। ठीक है, आमतौर पर वर्षा के समय में पानी होता है। तो मध्य प्रदेश की अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन यहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियां कम है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 2 नदी महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, और नर्मदा नदी तो पूरे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह पश्चिम से, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा एवं ताप्ती नदी।
ठीक है। प्रमुख नदियां देख लेते हैं। नर्मदा, अब नर्मदा की विशेषता देख लें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और यह नदी अनूपपुर जिले, मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर जिला, तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। मध्य प्रदेश में इसका जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है 1077। देखिए 1312, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। ठीक है। इसके अन्य नाम क्या हैं नर्मदा नदी के? मैकालसुता, रेवा, नामोदास और सोमो देवी। यह नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं, मैकालसुता, रेवा, नामोदास और सोमो देवी। यह इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ये नर्मदा नदी का नाम ध्यान रखिएगा, 4 अन्य नाम है, इसके उपनाम है। ठीक है। नर्मदा नदी पर अमरकंटक में, देखिए नर्मदा नदी पर ही अमरकंटक में 2 जलप्रपात हैं, दुग्धधारा और कपिलधारा। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर है। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात है और यह भी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना के तहत इंदिरा सागर, देखिए नर्मदा घाटी परियोजना के तहत ही इंदिरा सागर और सरदार सरोवर 2 बड़ी परियोजनाएं हैं। अब देखिए प्रश्न पूछ सकता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां भी हैं, जिसमें तवा, शक्कर, कोलार, बरना और दूधी आदि प्रमुख है। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है नर्मदा नदी की। एक बार जान लीजिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, परीक्षा में एक प्रश्न अगर नर्मदा नदी से संबंधित न आए तो फिर कहिएगा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती और यह किसके निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा और ताप्ती, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आगे देखेंगे ताप्ती। यह जो ताप्ती नदी है यह बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। बैतूल जिला, देखिए किस जिले से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है ताप्ती नदी की? 724 किलोमीटर। ठीक है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रदेश की दूसरी नदी है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम, यहाँ तक गलती हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है और नर्मदा की भांति अभी डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की जो तीसरी बड़ी नदी है चंबल नदी। देखिए चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। चंबल का प्राचीन नाम क्या है? चंबल का देखिए यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन नाम क्या है चंबल का? चरमावती। चंबल जो है इंदौर जिले के महू के पास जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा। इस नदी पर चंबल घाटी परियोजना के तहत ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध। अब देखिए चंबल नदी पर ही 2 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध और राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। 3 बांध हैं। एक आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है और राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है। ये तीनों बांध जो हैं वो चंबल नदी पर ही हैं। राजस्थान के कोटा जिले में इस नदी पर ही चूड़िया जलप्रपात है। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए बेतवा नदी। बेतवा जो है यह रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है और यह यमुना में जाकर मिलती है हमीरपुर के पास। इसका पौराणिक नाम क्या है बेतवा का? तो बेतवती। बेतवती इसका पौराणिक नाम है। लंबाई कितनी है बेतवा का? 380 किलोमीटर। सोन, देखिए सोन नदी देखेंगे तो सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना के पास दानापुर में गंगा में जाकर मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। सोन नदी को क्या कहते हैं? स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। बाण सागर परियोजना इस नदी पर शहडोल जिले के देवनोल स्थान पर निर्मित है। इसकी मुख्य सहायक नदी है जोहिला। ठीक है। काली सिंध, अब देखेंगे काली सिंध नदी। यह काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो देवास जिले के बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी और चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। ठीक है। सिंध नदी देखेंगे तो सिंध जो है यह एक अलग नदी है। सिंध
यह गुना की सिरों से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। पार्वती नदी है, यह सीहोर जिले से निकलती है और चंबल में जाकर यह भी मिल जाती है। ठीक है। टोंस नदी, अब देखिए टोंस नदी जो है यह सतना जिले के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में यह भी मिल जाती है। क्षिप्रा नदी, ये देखिए केवल उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। क्षिप्रा नदी जो है इंदौर की काकरी बर्डी पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। और क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा, ये ध्यान रखिएगा, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है। अब हम तवा देखेंगे। तवा भी आपका क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह पंचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकलती है और होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है। मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वह तवा नदी पर ही है और यह होशंगाबाद के निकट है। इसकी लंबाई कितनी है? 1322। ठीक है। इसकी पुल की 1322 मीटर है पुल की लंबाई। तो तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है। कहाँ है? होशंगाबाद के निकट है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की ही सहायक नदी है। तवा कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत से निकलती है, पंचमढ़ी के निकट। ठीक है। अब हम कुछ प्रमुख स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको बता दूं, जितने भी आपको मटेरियल मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए लगे हुए हैं, 599 रुपए की सीरीज है, पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा और बहुत ही बढ़िया सीरीज रहेगी आप लोगों की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश की में इसकी लंबाई कितनी है? 1077। देखिए मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, वैसे तो 1322 किलोमीटर है। ठीक है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312। हाँ 1312 किलोमीटर है, 1322 में आया। ठीक है। बेतवा को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी को। और मालवा की गंगा किसको कहते हैं? क्षिप्रा नदी को। ठीक है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा के निकट कौन सा नगर है? उज्जैन। मध्य प्रदेश के सबसे लंबा जो पुल है वो तवा नदी पर है और उसकी लंबाई कितनी है? 1322 किलोमीटर। और 1312 किलोमीटर किसकी लंबाई है? नर्मदा नदी की। सब बताया हूँ आप लोग को। और ये पुल जो बना है तवा नदी पर, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है, होशंगाबाद निकट है, ये यहाँ पर 1322 किलोमीटर है। नर्मदा और सोन नदियां जो है अमरकंटक, देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। देखिए नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। सिंधु नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है। सिंधु नदी जो है गुना डिस्ट्रिक्ट को, गुना जिला को 2 बराबर भागों में बांटती है सिंधु नदी। ठीक है। सोन नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है। सोन नदी में क्या है? सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी की संख्या कितनी है? 41 सहायक नदी है नर्मदा नदी की। ठीक है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन है? चंबल, सोन, केन, बेतवा, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की ओर, अच्छा दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है? तो वेन गंगा। वेन गंगा वह नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर जो मध्य प्रदेश के हैं उसे देख लेते हैं। होशंगाबाद किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। विदिशा बेतवा नदी किनारे, विदिशा बी से बेतवा। ठीक है। महेश्वर नर्मदा नदी किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। मंडला नर्मदा नदी किनारे। बैतूल ताप्ती नदी किनारे है, अरे बैतूल से ही तो निकलती है। रतलाम चंबल नदी किनारे है। ओरछा बेतवा नदी किनारे। महू चंबल नदी किनारे। बड़वानी नर्मदा नदी किनारे है। ठीक है। बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे है। सांची बेतवा नदी किनारे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे है। ठीक है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे है। रीवा बिछिया नदी किनारे है। मंदसौर शिवना नदी किनारे है। बालाघाट बेनगंगा नदी किनारे है। सोनगच्छ काली सिंध नदी किनारे है। बागली काली सिंध नदी किनारे है। शाजापुर जो नगर है पार्वती नदी किनारे। राजगढ़ पार्वती नदी किनारे है और आष्ठा पार्वती नदी किनारे है। पुनासा नर्मदा नदी किनारे है। कोची माही नदी किनारे है। देवास काली सिंध नदी किनारे है। बड़वाह नर्मदा नदी किनारे है। पंचमढ़ी तवा नदी किनारे है। इंदौर खान नदी किनारे है। शिवपुरी दतिया सिंध नदी किनारे। ग्वालियर जो है स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहते हैं? देखिए बुंदेलखंड की बात आई है ना, तो बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। अब देखिए जो भी सीरीज में दिया हूँ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसी तरह से रामबाण सीरीज चलेगी। रामबाण अब सीरीज चल रही है, अब रामबाण सीरीज चलेगा, परीक्षा होने तक चलेगा, जबरदस्त तरीके से चलेगा आप लोगों का। ठीक है। और 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज रहेगी। और अगर पेपर 1 के लिए 100% बढ़िया तैयारी आप लोगों का होगा।
ठीक है, जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276। आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।